Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 11 of banking in India. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था? हमने डिजिटल पेमेंट को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था. ओके, डिजिटल पेमेंट्स में इट वाज मोर अबाउट फैक्ट्स, तो वहाँ कुछ एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ फैक्ट्स रीड किए हैं. ओके, और आज के इस लेक्चर में हम चालू करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. दो दिस टॉपिक हैज़ बिकम वेरी ओल्ड बट इट इज़ ऑलवेज इन न्यूज़. लाइक इस बार भी वो न्यूज़ में था और उसका रीज़न क्या था? रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जितनी भी प्रोसीजर्स होती है, ठीक है, जितनी भी प्रोसीजर्स होती है उनको 3 से 6 महीने के लिए रोक दिया गया था. ठीक है, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस भी पास किया था. वैसे तो शुरू में 3 महीने था, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया उसको और अब धीरे धीरे मतलब उसको रिलैक्स किया जा रहा है. तो इसलिए भी न्यूज़ में था और हर साल न्यूज़ में रहता है. पता है क्यों? जस्ट बिकॉज कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आता है कि भैया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने इस बार अपना मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली 2% ज़्यादा केसेस सॉल्व किए एंड एवरीथिंग कम्स इन द न्यूज़. ठीक है, तो हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है. फाइन, तो चलिए चालू करते हैं. तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लाया क्यों गया था. देखो, आप सब जानते हो कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बिजनेस ओपन करना लगभग नामुमकिन जैसा टास्क है अपन जैसे लोगों के लिए, जब तक अपन लोग रिश्वत ना दें, तब तक ब्राइब ना दें. बिकॉज आपको हर चीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है. लाइक अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना हो तो देर इकोनॉमिक सर्वे में इस बार एग्जाम्पल भी था कि अगर भैया आपको रेस्टोरेंट खोलना हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100 से 150 प्रोसीजर करनी पड़ती है. वहीं चाइना में 1 से 2 प्रोसीजर करनी पड़ती है. सिंगापुर में भी मुश्किल से 1 से 2 सिंगर प्रोसीजर करनी पड़ती है और वहाँ पर रेस्टोरेंट खुल जाता है. हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने लगते हैं रेस्टोरेंट खोलने में और सिंगापुर और चाइना जैसी कंट्रीज़ में मुश्किल से 1 से 2 दिन में रेस्टोरेंट खुल जाता है. और जो आप कह सकते हैं नॉर्वेडियन कंट्री है, वहाँ पर तो 3 से 4 घंटे में खोल के दे देंगे आपको वो लोग. ठीक है, तो इंडिया में एंट्री ऑफ बिजनेस इज़ वेरी टफ. तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? ये कुछ रीज़न होगा तभी बता रहा हूँ. देखो, रीज़न ये है कि हमारे यहाँ एंट्री तो टफ है, वो सब हम जानते हैं, लेकिन अगर बिजनेस से एग्जिट करना है सो इट इज़ मोर और लेस टफर देन एंट्री इनटू द बिजनेस. ठीक है, आपने देखा कि इंडिया में अगर आपको बिजनेस ओपन करना है तो कितना टफ होता है. ठीक है, रेस्टोरेंट का ही मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, लाइक जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिया था. इन द सेम वे अगर आपको इंडिया से एग्जिट करना हो बिजनेस में सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, इट इज़, आप कह सकते हैं कि भैया अगर इसमें आपकी कुछ 150 प्रोसीजर थी ना तो वहाँ पर आपकी अप्रॉक्सीमेटली 450 से 500 प्रोसीजर बन जाएंगी. तो अब आप पूछ रहे हो कि भाई बिजनेस से एग्जिट होना ही क्यों है. मैं बोलूँगा कि भैया जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग है. ठीक है, बिजनेस इज़ लॉस मेकिंग. तो आप बोलोगे तो उसे रिवाइव किया जा सकता है या फिर कुछ और भी किया जा सकता है, तो मैं बोलूँगा नहीं, इसके रिवाइवल के चांस ही नहीं है. अब आप बोलोगे ठीक है अब तो निकलना पड़ेगा. तो अगर आप सोच रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, आज से कुछ 4 से 5 साल पहले की बात है, बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत बड़ी बात होती थी. ठीक है, इसके सिग्नेचर चाहिए, जॉइंट अकाउंट खुलना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है. ठीक है, इन द सेम वे आपको अगर बिजनेस खोलना हो तो लंबी प्रोसीजर थी, लेकिन अगर आपको बैंक अकाउंट अपना बंद करना हो तो आप क्या करते हो? बोलते हो कि कोई बात नहीं, उससे पूरा पैसा निकाल लेते हैं और उस बैंक अकाउंट को वैसे ही सड़ने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते. यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज जब आप बिजनेस से एग्जिट करते हो, ठीक है, बिकॉज जब आप बिजनेस से एग्जिट करते हो तो आपके उस बिजनेस में पैसे फंसे रहते हैं भाई, उसमें वर्कर्स रहते हैं. ठीक है, आपका उसमें कैपिटल फंसा रहता है. जब आप उस कैपिटल को सेल करोगे तभी तो नया बिजनेस चालू होगा और उस कैपिटल से तो बैंक के लोन भी चल रहे हैं, बिकॉज ऐसा कोई बिजनेस होती नहीं जो लोन से ना चल रहा हो. तो उस बैंक का पैसा कहाँ से दोगे? तो इसलिए मतलब कैपिटल को बचाने के लिए, और अगर बिजनेसमैन को नया बिजनेस चालू करने के लिए अपना पुराना बिजनेस बेचना पड़ता है, ये बैंक अकाउंट की तरह काम नहीं करता है भाई. ठीक है, इसको याद रखना. तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे यहाँ ये एंट्री तो बहुत मुश्किल है, जिसको गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक सॉल्व किया है बाय रिफॉर्मिंग इन द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, आप सब जानते हैं कि हमारी जो रैंकिंग है काफ़ी इंप्रूव हुई है. मोदी जी के आने से पहले 130th के आसपास थी, अब तो काफ़ी अच्छी हो गई है. ठीक है, 70th पोजीशन के आसपास हो गई है ना, 77th आई थिंक, है ना, या इस साल तो और कम हुई है, 43 के आसपास. वीवर चेक कर लेना जो भी रैंकिंग है इंडिया की. मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो जिससे बिजनेस भी इंडिया में आ रहा है. दो अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है. ओके, लेकिन इंडिया में अगर किसी को एग्जिट करना हो तो उसका कोई आसान रास्ता नहीं था. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जिट करना हो तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते थे. लाइक फॉर एग्जांपल आपको डीआरटी में अपील करनी पड़ेगी
और या फिर किसी और बॉडी में जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, बहुत जगह जाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने लेबर की कोई पेमेंट नहीं की तो लेबर को केस कर देंगे, अगर आपने इसकी पेमेंट नहीं की बैंक अपना कोई सार्फेसी एक्ट लगा देंगे, मतलब बहुत सारी प्रोसीजर होती थी। तो बिजनेस से निकलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर बहुत टफ थी। बिकॉज प्रोसीजर टफ क्यों थी? बिकॉज यहाँ पर आप देखो, बिकॉज कोई भी चैलेंज कर सकता था। जब भी एक बिजनेस एग्जिट होता और किसी को भी लॉस होता, बोलता कि भाई हम ट्रिब्यूनल में केस कर देंगे या फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, और जिससे जो पूरा मैटर था कोर्ट में चला जाता था। और जब वो मैटर कोर्ट में जाता था, व्हेन द मैटर गोज टू द कोर्ट, तो आप सब जानते हैं हमारे यहाँ एवरेज जो केस सॉल्विंग रेट है इट इज़ 5 ईयर्स। ठीक है, ये एवरेज बता रहा हूँ, वैसे एवरेज 10 साल ज़्यादा अच्छा लगेगा वैसे। ठीक है, बट बिजनेस केसेस में 5 से 7 साल में डिसीजन आ जाते हैं। ठीक है, वो तो हमारे तारीख पे तारीख वाले केसेस में नहीं आते, बट 5 से 7 साल में बिजनेस केसेस में जो भी डिसीजन रहते हैं आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया ठीक है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर दिया है, लेकिन जब तक हम ईज ऑफ लिविंग प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम ईज ऑफ लिविंग प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारे देश में बिजनेस लगाने नहीं आएगा। बिकॉज अगर उसको लॉस होगा तो वो अपना कैपिटल कैसे निकालेगा? और अगर आप सोचो, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिकॉज लॉस होते हैं, तो लॉस होने के बाद जिसको कैपिटल मिलेगा उससे नया बिजनेस भी चालू कर सकता है। तो हमें कुछ ऐसा लॉ लाना चाहिए जिससे कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो गवर्नमेंट ने फिर लिखा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब आप इंसॉल्वेंसी का मतलब समझो, उसके बाद आपको बैंक्रप्सी का मतलब बताऊंगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन, ठीक है, एक ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन जिसमें जो बंदा है वो अपने ड्यूज को क्लियर नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन आपका बिजनेस डूब गया। अब आप बिजनेस को बेच के बैंक का पैसा चुकाना चाहते हैं या कुछ पैसा उससे और मिलेगा तो नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है 5 लाख देने को, सिर्फ आपका बिजनेस है। तो ऐसी कंडीशन को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब आप इंसॉल्वेंट हो गए हो। ठीक है, आप इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब आपके पास 1 रुपया भी नहीं है अपनी जो भी लोन्स एंड एवरीथिंग चुकाने के लिए। ओके, और लेकिन अगर जब ये इंसॉल्वेंट आपको कोई कोर्ट डिक्लेयर करती है, जब ये लीगल रूट से आता है, ये इंसॉल्वेंट तो हो गए हो, आपको ये पता है, लेकिन अगर अब आप ये जाके कोर्ट को बताओगे और कोर्ट प्रूव कर देगी हाँ भैया आप इंसॉल्वेंट है, आपको सर्टिफाई कर देगी, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज बैंक्रप्सी और बैंक्रप्ट। मतलब जब सिर्फ आपको पता है कि आप लुट गए हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी, और यू हैव बिकेम एन इंसॉल्वेंट पर्सन। लेकिन जब ये कोर्ट डिक्लेयर कर देगी, तो देन यू कैन बी कॉल्ड एज बैंक्रप्ट पर्सन, मतलब आपकी धज्जियां उड़ चुकी है। ठीक है, अब बैंक्रप्ट जैसे ही आप होते हैं तो उसके बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं। फ़ायदे इन द सेंस कि भैया अब आपका बिजनेस बंद किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इंसॉल्वेंट है तो आप अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर वैसे एग्जिट करना चाहो, शेयर बेचना चाहो, बात करते, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस क्लोज डाउन करना चाहते हो तो आपको अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो भी कोर्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, कोई लीगल अथॉरिटी भी हो सकती है, कोर्ट नहीं, मतलब कोई भी लीगल अथॉरिटी जिसके पास पावर है। ठीक है, चेंज होता रहता है तो यहाँ कोई बताने का मतलब नहीं बनता है। अगर लीगल अथॉरिटी आपको डिक्लेयर कर देती है कि यू हैव बिकम बैंकरप्ट, तो आप यू विल बी, दैट मीन्स देन यू कैन स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ शटिंग डाउन योर बिजनेस। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया कि भाई पहले कहीं पर भी अपील कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप आज से 8 साल पहले की बात करो। ठीक है, हमारे यहाँ वैसे भी ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, ना ईज ऑफ एग्जिट था, और आप इंसॉल्वेंट हो गए और आपको कोर्ट ने बैंकरप्ट भी डिक्लेयर कर दिया। अब आप अपना बिजनेस शट डाउन करना चाहते हो, तो आपने, किसी ने आपके खिलाफ लॉ ट्रिब्यूनल में दैट मीन्स फाइल सूट कर दी है, इसके बाद हाई कोर्ट में सूट कर दी है, किसी ने स्टेट कोर्ट में कर दी, किसी सुप्रीम कोर्ट में कर दी है, तो आप फंस गए हो। मतलब कोई डिसीजन आ नहीं पा रहा, ऊपर से जो आपका एसेट इतना अच्छा पड़ा हुआ था, ठीक है, वो भी बेकार होते जा रहा है। ठीक है, जो एसेट था आपका वो भी खराब होते जा रहा है। ठीक है, वो एसेट भी यूजलेस हो गया है। बिकॉज आप सोचो, वो खंडर नहीं बन जाएगा, जब खंडर बन जाएगा, फैक्ट्री इतनी पुरानी हो जाएगी, मशीन इतनी पुरानी हो जाएगी, कौन लेगा उनको? ठीक है, तो सबका लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट ने सॉल्व कर दिया है। कैसे सॉल्व किया है ये देखो। आप सबसे पहले एनसीएलटी, सबसे पहले अगर कोई भी बैंक्रप्ट होता है तो सबसे पहले वो एनसीएलटी जाएगा, ये उसके खिलाफ जो भी केस आएंगे वो एनसीएलटी में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वो जाएंगे एनसीएलटी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, एनसीएलटी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में, कहाँ पर जाएंगे? एनसीएलटी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ओके, और उसके बाद अगर उसके बाद भी कुछ अपील कर रही हो तो सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर जो डिसीजन होगा फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अब बताओ, आपको अब कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना? हाँ, बस यही है। सबसे पहले कहाँ जाना है? एनसीएलटी में, फिर एनसीएलएटी में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो ये फिक्स कर दिया गया। अब आप किसी भी ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। कहीं पहले तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते थे, कोई भी लॉ ट्रिब्यूनल भी जा सकते थे, कहीं पर भी जा सकते थे, लेकिन अब ये नहीं करना है। तो एक चीज़ तो सॉल्व कर दी। लेकिन आप दूसरी बोलोगे कि भाई टाइम का क्या, ये लोग तो टाइम तो उतना ही लेंगे। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर टाइम को रिड्यूस किया गया, यहाँ पर फिक्स कर दिया गया टाइम को। इसमें बोला गया है कि जो एनसीएलटी में
मिनिमम टू मिनिमम मतलब सॉरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 डेज के अंदर एनसीएलटी को जजमेंट देना है। कितना? 180 दिन में, मतलब 6 महीने में अपना जजमेंट देना है। और अगर आपको कुछ टेक्निकल केस आ गया, बहुत डिफिकल्ट केस आ गया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 महीने बस और ले सकते हो। मतलब इन टोटल 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये सब काफ़ी कंट्रीज़ में भी है, यूएस, यूके, यहाँ पर भी लगभग एवरेज टाइम बिजनेस सॉल्व होने का 1 साल ही है। और हमने भी लगभग वही ट्राई किया है। ठीक है, 1 साल के अंदर लाने का कोशिश। अब देखिए दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ना तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो जिससे जो एसेट डिप्रिशिएट हो रहा था वो भी एसेट डिप्रिशिएट नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो प्रोसीजर थी कि कहीं पर भी चले जाए इसको भी सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, और एमएसएमईज आप सब जानते हो छोटी कंपनीज होती है, अगर वो इंस्टॉलमेंट होगी तो उसका तो जो मालिक है और इतनी सारी इंप्लॉयमेंट है वो और खतरे में जाएगी। तो उनके लिए टाइम और कम रखा गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 महीने और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 दिन तक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, समझ गए? तो आपने देखा यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। ये वाली तो आप समझ गए, बिकॉज ये तो सिंपल था कि भैया आपको एनसीएलटी में जाना है, एनसीएलटी में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है इस एक्ट में। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहेंगे। देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो लोग रहते हैं, देखो जैसे ही आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हो, तो उस बिजनेस को अब एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैंडल करता है। ठीक है, ये लोग मार्केट एजेंट टाइप के लोग रहते हैं, मतलब काफ़ी सीए एंड एवरीथिंग किए रहते हैं, और इनके पास कंप्लीट नॉलेज रहती है। ठीक है, कैसे बिजनेस, मतलब ये जो प्रोसेस है इसको अंत तक पहुंचाना है। इससे जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ बिजनेस चलाना जानता है, बिजनेस कैसे बंद करना है वो नहीं जानता, वो जानते हैं इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये जो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल, अब आप बोलोगे भाई ये तो किसी को भी उठा के ले आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देयर विल बी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ठीक है, मतलब एक एजेंसी, प्राइवेट एजेंसीज होंगी, उनको लाइसेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट अच्छे से देख परख के लाइसेंस देगी। और जो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के अंदर काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बस अलाउड होंगे इन बिजनेस को हैंडल करने का। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना बिजनेस अप्लाई कर दिया कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, बैंकरप्ट हो गया हूँ, अब मुझे जाना है, तो मैं जाऊँगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास। अब इनके पास रहेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, वो अपने किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोलेगा कि भाई इसका बिजनेस देखो और काम करो। तो उसके बाद जैसे ये बोल देगा तो एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बनाएगा। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब एक पूरा चार्ट टाइप का बनाएगा, कंप्यूटराइज चार्ट बनाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि मेरा इस टाइम पे इतना एसेट था, मेरा इतना लाइबिलिटी था, इतना लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब डाल देगा। ठीक है, और जब ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर दोबारा मैटर जाएगा एनसीएलटी में। ठीक है, जैसे लाइक सबसे पहले तो मुझे एनसीएलटी में अप्लाई करना पड़ता है, फिर एनसीएलटी बोलेगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को, किसी को भी, कि भाई इसको कोई इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल अलाउ करो, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बनाएगा, मतलब पूरा चार्ट बनाएगा, फिर दोबारा वो मैटर एनसीएलटी में जाएगा, फिर एनसीएलटी में जाके कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये जो पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, अब सिंपल सी बात है भाई, ये प्राइवेट कंपनी है, बिक सकती है, बड़ा बड़ा बिजनेस इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक और बॉडी बनाई गई जिसको कहा जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। ठीक है, इसके अंदर आपको आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिलेंगे, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज के मिलेंगे, और लॉ मिनिस्ट्री के भी मिलेंगे। ठीक है, प्रोसेस एक बार फिर से बताता हूँ क्या थी। देखो, जैसे मान लो कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, आपको यहाँ दो चीज़ें समझ में आई ना कि प्रोसेस को कैसे सॉल्व किया गया। सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लम हो करती थी, कहीं पर भी चले जाते थे तो इसको सॉल्व कर दिया गया। क्यों? बिकॉज अब बहुत कंपलसरी हो गया कि भैया पहले आप एनसीएलटी जाओगे, फिर एनसीएलटी जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर टाइम लिमिट भी रिड्यूस कर दी गई है। अब ये टाइम लिमिट रिड्यूस कैसे कर पाए हैं? बिकॉज देखो अब होता क्या, प्रोसीजर समझो। जैसे मान लो कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, ठीक है, तो मैं खुद ही बैंक जाऊँगा, बोलूँगा कि भाई मैं बैंकरप्ट हो गया, मुझे अपनी कंपनी बेचनी बाचनी है, और वो किसी किसी सामने जाके मैं बोलूँगा एनसीएलटी के सामने, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब मैं वहाँ पर जाऊँगा, और ये जो एनसीएलटी है वो किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जो कि प्राइवेट एजेंसी होगी, उसको बोलेगा कि भाई आप इनका जो भी मैटर है देख लो, और कोई भी एजेंसी मुझे असाइन कर दी जाएगी। मान लीजिए जो एजेंसी मुझे असाइन की गई उनका नाम है सीटीजी। ठीक है, जिसका नाम है सीटीजी। अब सीटीजी के अंदर बहुत सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम कर रहे होंगे, इसका नाम है राम, श्याम, काजू, कतली, सब नाम है, ठीक है इनके। अब इसमें से कोई भी मुझे अलॉट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे कतली अलाउ कर दिया गया, ठीक है, कतली। अब ये कतली क्या करेगा, मेरा पूरा बिजनेस स्टडी करेगा, और उसके ऊपर एक पूरा चार्ट टाइप का बनाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या कैसा था, वो सब उसे कहा जाएगा इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। और इसके बाद ये दोबारा केस जाएगा एनसीएलटी में। ठीक है, दोबारा केस कहाँ जाएगा, एनसीएलटी में। अब यहाँ पर एनसीएलटी डिसीजन लेगा कि जो इसने चार्ट बनाया है उसके बेसिस पे हमें इसे बिजनेस को बंद कर देना है कि इसे रिवाइव करवाना है। ठीक है, यहाँ पर रिवाइव करवाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, पूरा पूरा डिसीजन कौन लेगा, एनसीएलटी लेगा। अगर मान लीजिए एनसीएलटी बोलता है कि नहीं भाई आपका बिजनेस डूब चुका है, हम आपको रिवाइव नहीं करवाएंगे, हम आपका बिजनेस बिकवा के जो भी पैसा है खत्म करवा देंगे, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया, तो अब मैं इसके लिए अपील कर सकता हूँ कहाँ पर, अपीलेट ट्रिब्यूनल में।
ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, मतलब NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब मान लो वहाँ पर डिसीजन हो गया कि हाँ भाई मैं सही बोल रहा था, इस बिजनेस को रिवाइव करना चाहिए, लेकिन अब मान लो आप खुश नहीं हो, ठीक है, तो अब आप दोबारा अपील करोगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली मेरे डिसीजन में फेवर दे दिया, तो मतलब मैं जीत गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, ठीक है, फाइनल एंड बाइंडिंग को कोई दोबारा नोटिंग नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से काम होता है इंसॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, ठीक है। याद रखना, इन सबको मैनेज करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड है, जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल RBI से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से एंड लॉ मिनिस्ट्री से, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया। अब एक चीज़ और, अगर जो भी बड़े केसेस रहते हैं, ठीक है, जो 1 करोड़ और उससे ऊपर के केसेस रहते हैं, वो सब जाते हैं NCLT के पास। किसके पास? NCLT के पास। और जो भी 20 लाख या उससे कम के केस रहते हैं, या 20 से 1 करोड़ के बीच में केसेस रहते हैं, वो सब जाते हैं DRT के पास, ठीक है। किसके पास? DRT के पास। छोटे केसेस के लिए बॉडी बनाई गई है DRT, बड़े केसेस के लिए बॉडी बनाई गई है DLT, ठीक है। समझ में आ गया? अब मान लो कि ऐसा डिसाइड हो गया कि भैया जो मेरा बिजनेस है वो सही में डूबने वाला है, तो अब इसको रिवाइव करवाने का कोई मतलब नहीं है, बैंक को मतलब ऐसा बोलने का मतलब नहीं है कि उनको लोन दो। तो इस टाइम पे अब मेरा बिजनेस पूरी तरीके से लिक्विडेट कर दिया जाएगा। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि अब मेरा बिजनेस बेच दिया जाएगा, जितना भी पैसा निकलेगा वो लोगों को बांट दिया जाएगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है। जब लिक्विडेशन होता है तो इसको कहा जाता है वाटरफॉल मैकेनिज्म। और इस ऑर्डर में, जो ऑर्डर लिखा ना आपके सामने, इसी ऑर्डर में लोगों की पेमेंट की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरा बिजनेस बिका, तो सबसे पहले वर्कर्स को पेमेंट की जाएगी, वो भी 24 मंथ्स की सैलरी, मतलब 2 साल की सैलरी उन लोग को दी जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो भी सिक्योर्ड लेंडर्स थे, मतलब आप जब सिक्योर्ड लेंडर तो बता चुका हूँ यार, अब दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है, उनको पेमेंट की जाएगी। उसके बाद अनसिक्योर्ड लेंडर को पेमेंट की जाएगी। उसके बाद जो भी स्टेट का ड्यू होगा, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ टैक्स और एवरीथिंग कुछ बचा होगा, तो वो पे किया जाएगा। इसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। ये मैं बताऊंगा कैपिटल और मनी मार्केट वाले चैप्टर में, ठीक है भाई। लेकिन इसको रट्टा मान लेना भाई, वर्कर एंड सिक्योर लेंडर्स, उसके बाद अनसिक्योर्ड लेंडर, फिर ड्यूज ऑफ स्टेट, इसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। और इस कंप्लीट को कहा जाता है वाटरफॉल मैकेनिज्म। क्या कहा जाता है? वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है, भूला नहीं। तो अल्टीमेटली वी आर डन विथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 12 में हम बैंकिंग को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं, एक है बासेल नॉर्म्स और दूसरा है PJ नायक कमेटी, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।